मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्थिंग और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपने देखा होगा। और अगर आपको उसमें कहीं थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप एक दो बार उसको और रिपीट करके देखना। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करो, जैसा कि मैं आंसर कर रहा हूं। मैं मैक्सिमम लोगों को आंसर कर चुका हूं व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप भी, आपको कहीं दिक्कत हो तो आप करना। तो अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। तो अच्छे से आप देखिए, डायग्राम भी सही से बनाइए। इसके अलावे हमने एक होमवर्क दिया था आपको, वो होमवर्क पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तब आगे की बात करेंगे आज। तो होमवर्क आपको याद होगा और आई थिंक आपने सॉल्व भी किया होगा। तो देखो, इसमें 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे, टोटल 3 स्फीयर्स थे इस तरीके से, ओके। और इनर वाले का रेडियस स्मॉल a गिवन था, बीच वाले का b था एंड आउटर वाले का c। चार्ज आपने किसको दिया था? q दिया था इनर वाले को, बीच वाले को कोई चार्ज नहीं दी गई थी और बाहर वाले को -q। अच्छा, अर्थिंग किसको करना था बच्चे? तो अर्थिंग करना था b को। तो पहले मैंने क्या बोला था आपको, पहले आप इसको ना बिना अर्थिंग किए हुए सॉल्व करो। ये मान के चलो कि अभी ऑफ है, स्विच क्लोज नहीं है। स्विच क्या है बच्चों? ऑफ है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने से पहले तो बात करते हैं किस पे कितना चार्ज जाएगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये है आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब इन सब के ऊपर हम लोग देखेंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा। बहुत आसान है, अभी अर्थिंग का कोई मामला नहीं है बच्चे, क्योंकि ऐसा गिवन है, ऐसा दिया हुआ है कि अभी स्विच क्या है? ओपन। अभी मैं क्लोज करूंगा तो देखूंगा आगे क्या करना है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके 6 सरफेस दिए गए हैं। अब इन 6 सरफेसेस के ऊपर देखो कैसे, तुम चाहो तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ये हम लोगों ने गॉस लॉ से ही सीख लिया है। सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है तो पक्की बात है कैविटी के सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होती है, तो 1 पे चार्ज होगा 0। देखो, आपने किया है या नहीं किया है? जिन्होंने किया बिल्कुल राइट है। अब देखो नंबर 2 पे कितना है? अभी ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है बच्चों तो ऑटोमेटिकली इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो आपने Q दिया है और अंदर वाले पे 0 है, तो पूरा का पूरा Q नंबर 2 पे ही होगा। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा नंबर 2 पे Q, ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 पे अगर +Q है तो नंबर 3 पे ठीक इसका अपोजिट, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज। तो नंबर 3 पे आपका आ गया -Q। नंबर 3 पे क्या आ गया बच्चों? -Q। अब नंबर 4 पे कितना होगा तो देखते हैं, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। नंबर 4 पे क्या होगा बच्चों? तो देखो, ये स्विच क्या है? डिस्कनेक्ट। ये स्विच आपका डिस्कनेक्टेड है। तो डिस्कनेक्टेड है तो ये मान के चलो कि बीच वाला आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड पे नेट चार्ज क्या होता है आपका? नेट चार्ज कांस्टेंट होता है। तो जब इसको आपने कोई चार्ज दिया ही नहीं, तो अगर यहां -Q है तो इसके आउटर पे कितना होना चाहिए? सोच के बताओ, ताकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। इनिशियली 0 तो फाइनली भी 0। तो नंबर 4 पे हो गया +Q, ओके। जब नंबर 4 पे +Q हो गया बच्चों, तो अब सोचो नंबर 5 पे कितना होगा। तो आपने पढ़ रखा है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर 4 पे आपका +Q है तो निश्चित तौर पे 5 पे -Q होगा। तो 5 पे हो गया आपका -Q। क्लियर है बच्चों? तो 5 पे हो गया आपका -Q, और इन 5 और 6 को दोनों को ज्वाइन करके ही आपने कितना चार्ज दिया था? -Q। अब -Q अगर नंबर 5 पे ही दे दिया तो नंबर 6 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो नंबर 6 पे कितना चार्ज होगा? 0। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन
आपका ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सारे सरफेसेस पे, लेकिन ये कब की बात है बच्चों? बिफोर क्लोजिंग द स्विच। अभी क्या करेंगे हम लोग? स्विच को क्लोज करेंगे और स्विच को क्लोज करके देखते हैं कि क्या क्या मामला बनेगा। ये तब का आंसर है जब स्विच क्लोज नहीं था। स्विच क्लोज करने से ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने वाला है। तो एक बार आप इसे लिख लो, फिर मैं स्विच क्लोज करके आपको इसको सॉल्व करता हूं। लिख लिया आपने? चलो अब आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की बात करते हैं हम लोग। इसको रब कर देते हैं हम लोग। स्विच के क्लोज करने से क्या होगा बच्चों? कल की बात याद करो। अगर हम किसी को अर्थ करते हैं तो अर्थिंग करने से हमने क्या सीखा था कि उसका पोटेंशियल 0 होता है। तब इन सभी को मैं रब कर देता हूं। कई सारी चीजें इसमें चेंज होने वाली हैं और कुछ चीजें नहीं भी चेंज होगी। तो देखते हैं क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा। तो देखो स्विच के क्लोज करने से क्या होगा। जैसे ही आपने स्विच क्लोज कर दिया, अब ये बात तो पक्की हो गई कि जो बी वाला स्फीयर है, बी वाला, ये ग्राउंडेड हो गया। ग्राउंडेड करने का मतलब अर्थेड हो गया। जब ये अर्थेड हो गया तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0। हर हालत में पोटेंशियल क्या होगा? 0। किसी भी स्थिति में जो बी का पोटेंशियल है वो आपका होगा 0। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या करते हैं लोग यहां पे। तो एक काम करते हैं कि हम लोग सबसे पहले फिर से काउंटिंग शुरू करते हैं। किसको कहां कितना चार्ज मिलना चाहिए? 1 को कितना मिलना चाहिए? तो देखो सेंटर पे तुमने तो कितना दिया था इन दोनों को ज्वाइन करके, Q। तो सेंटर पे तो कोई चार्ज अभी भी नहीं है। तो अर्थिंग तो तुमने बीच वाले को किया है ना, इस अंदर वाले पे तो कोई इफेक्ट पड़ना है नहीं। तो अभी भी अगर बात करेंगे 1 की, तो 1 के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो होगा 0। जब तक कैविटी के सेंटर पे चार्ज 0 है, 1 का चार्ज होगा 0। तो 1 पे यहां आ गया 0 चार्ज। 2 पे कितना होगा? तो भाई ये 1 और 2 मिला के तो आइसोलेटेड ही है। तो आपने अगर Q दिया है तो पूरा का पूरा नंबर 2 पे होना चाहिए प्लस Q। ठीक है, यहां तक तो सही चल रहा है। नंबर 3 पे कितना होना चाहिए? अब मामला थोड़ा चेंज होने वाला है। देखो ये कंडक्टर अर्थेड है, ये कंडक्टर अर्थेड है। अर्थेड हो या कुछ हो, गॉस लॉ का एक्सेप्शन तो नहीं है। फिजिक्स में यही तो है, लॉ होता है, उसका कोई अपवाद या एक्सेप्शन नहीं होता। तो अर्थेड होने के बावजूद भी जो फेसिंग सरफेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुमको दिया है कि सामने वाले फेस पे इक्वल एंड अपोजिट, तो नंबर 2 पे अगर प्लस Q है तो नंबर 3 पे बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस Q। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस Q। क्यों हुआ? नंबर 2 पे प्लस Q तो नंबर 3 पे माइनस Q। अब नंबर 4 पे कितना होगा? तो पिछली बार हमने इसको आइसोलेटेड मान लिया था। तो आइसोलेटेड पे नेट चार्ज क्या होता है? जो इनिशियल अगर 0 है तो फाइनल भी 0। तो ये आर्ग्यूमेंट देके 3 पे माइनस Q है तो 4 पे हमने क्या कर दिया था? प्लस Q। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज के आने और जाने का रास्ता बन गया है। और वो रास्ता कहां से है बच्चों? अर्थिंग से। तो ऐसा करते हैं, नंबर 4 पे कुछ चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज Q डैश। बाद में इस Q डैश की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं। अब हमारा मानना सही होगा गलत होगा वो तो लास्ट में आंसर खुद आएगा। तो Q डैश हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया किसको? नंबर 4 को। ठीक है ना? कोई पूछे कि यार कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा तो कहना अर्थिंग हो चुका है। अब तो अर्थिंग होने का मतलब ही होता है कि अब चार्ज वहां पे आ सकता है और जा सकता है अर्थ से। तो हम लोग अर्थिंग की बात अब नहीं, सॉरी, आइसोलेशन की बात नहीं करेंगे। तो नंबर 4 को हमने दे दिया Q डैश। तो नंबर 4 को अगर Q डैश दिया तो 5 को यानी 5th वाले को तो मजबूरी में रखना पड़ेगा माइनस Q डैश, क्योंकि उसे फॉलो करना है किसको? गॉस लॉ को। तो 5 पे क्या हो गया आपका? माइनस Q डैश। चलो अब 6 पे कितना होगा? तो बच्चों अभी भी देखो 5 और 6 यानी आउटर स्फीयर जो है ये तो आइसोलेटेड ही है, इसको तो कोई अर्थिंग नहीं हुई है। और इसको हमने कितना चार्ज दिया था? माइनस Q। तो सीधी सी बात है, इसके 5 और 6 को
ज्वाइन करेंगे, ऐड करने से टोटल कितना चाहिए माइनस क्यू, तो तुम सोच लो कि क्या होना चाहिए, तो इस पे चार्ज होना चाहिए क्यू डैश माइनस क्यू। ऐसा क्यों मैंने लिख दिया, तो 5 और 6 को ऐड करोगे तो माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश कैंसिल होगा, तो नेट 6 पे बचेगा कितना, क्यू डैश माइनस क्यू। ओके बच्चों, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन अभी तो आंसर आया नहीं क्योंकि हमने क्यू डैश अज्यूम किया है। अब क्यू डैश की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो फिलहाल हम इस चार्जेस को यहां पे एक बार शो कर दें, कहां पे कितना कितना हुआ। तो देखो 1 पे हमने 0 दिया, 2 पे प्लस क्यू, 3 पे माइनस क्यू, 4 पे क्यू डैश प्लस में, और 5 पे माइनस क्यू डैश, और 6 पे क्या हो गया बच्चों, 6 पे क्यू डैश माइनस क्यू। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी के वजह से अब एक पॉइंट देखो, अब ये B पे एक पॉइंट ले लो P। क्या पॉइंट ले लिया हमने, P। अब ये P तो पॉइंट P जो है, P को आपने क्या किया है, अर्थ किया है। तो देखो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट P है ये टोटल 6 सरफेस के प्रभाव क्षेत्र में, इन्फ्लुएंस में, इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो टोटल इन 6 सरफेसेस का पड़ने वाला है। तो Vp इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। आप इतना लंबा देख के डरो मत, इसमें से मैक्सिमम कैंसिल ही होने वाला है। देखो अब तुम्हें कल एक बात बताई गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो एक बार अर्थिंग हो गया तो उसका पोटेंशियल क्या होना है, 0। तो Vp की वैल्यू तो 100% गारंटी है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जो पॉइंट P है इन सभी का सम क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, अर्थिंग। चलो 1 देखते हैं, 1 पे कितना चार्ज है, 0, तो 0 चार्ज का कंट्रीब्यूशन 0। नंबर 2 पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, लेकिन नंबर 2 के लिए ये कहां का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है। इस स्फीयर के लिए ये आउटसाइड का पॉइंट है, तो इस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा KQ/B। समझ में आ रही है बात बच्चों, A क्यों नहीं लिखे, ए इसके सरफेस की बात नहीं कर रहे ना, यहां की बात कर रहे हैं। तो बाहर वाले सरफेस के लिए ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया KQ/B। ओके बच्चों, नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 सरफेस के लिए तो सरफेस का ही पॉइंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, माइनस KQ'/B, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है नंबर 3 पे, है ना, सॉरी KQ' बोल रहा हूं, माइनस KQ/B, क्योंकि नंबर 3 पे तो माइनस Q चार्ज है ना। नंबर 4 के लिए भी ये सरफेस का पॉइंट है, तो नंबर 4 के लिए सरफेस का पॉइंट है, तो हो जाएगा KQ'/B। ओके, नंबर 5 के लिए, अब देखो नंबर 5 के लिए, नंबर 5 है ये आपका सरफेस, मतलब थर्ड स्फीयर, लास्ट स्फीयर, तो इसके लिए ये इनसाइड का पॉइंट हो गया, और इनसाइड के पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है ये आपको पता है, जो इसकी वजह से इसके सरफेस पे होगा वही उसके इनसाइड होगा। तो बच्चों उसको हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस KQ'/C। सी कोई पूछेगा सी, यही सब कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। यहां पे ध्यान देना कि मैं कब क्या, रेडियस क्या बोल रहा हूं। आप ना इन चीजों को 2-3 बार सुनना, 2-3 बार सुनोगे तो क्लियर होगा तुम्हें। तो KQ' है ना, तो बच्चों पॉइंट सी पे हम लोग बात करेंगे, पॉइंट सी पे अगर बात करेंगे तो पॉइंट सी सरफेस की वजह से बात करेंगे P पॉइंट पे, तो C के लिए इनसाइड का पॉइंट है, तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही उसके अंदर होगा, इसलिए दैट्स व्हाई हमने वहां रेडियस क्या लिया C। किसी स्फीयर के सरफेस पे KQ/R होता है और उसके इनसाइड पॉइंट पे भी KQ/R ही होता है। चलो नंबर 6 के लिए भी ये इनसाइड का पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस Q'-Q डिवाइडेड बाय C। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको यहां पे लिख लिया।
अब आपको इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसमें तो मैक्सिमम कैंसिल ही हो जाएगा। देखो कैंसिल हो गया, प्लस के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी। फिर देखो अब यहां पे भी कैंसिल होगा, ये 0 इक्वल्स टू ये रह गया के क्यू डैश बाई बी, ठीक है, माइनस के क्यू डैश बाई सी। और इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा के क्यू डैश बाई सी माइनस के क्यू बाई सी। इसको हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। कितना आराम से देखो सॉल्व हो गया, कैंसिल कैंसिल, है ना बच्चों। अब के क्यू डैश बाई सी को उधर भेज दो, तो दोस्तों यहां से हो गया के क्यू डैश बाई बी इक्वल्स टू के क्यू बाई सी, है ना। इसको हमने इधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा। अब यहां से के भी कैंसिल, इसलिए दोस्तों क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू बी। इतना बढ़िया आंसर निकल गया। अब देख लो आपका क्यू डैश का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, क्यू बी अपॉन सी। तो अब जहां जहां हमने क्यू डैश रखा है तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू बी बाई सी, यहां हो जाएगा माइनस क्यू बी बाई सी, और फिर यहां भी वैल्यू रख लो। तो इस तरीके से बच्चों आप देख लो, जहां जहां क्यू डैश की वैल्यू है वहां पुट कर लो। क्यू डैश का वैल्यू मैंने निकाल दिया बी और सी के टर्म में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 3 स्टेज से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इसको 2-3 बार समझो, लिखो, और आई थिंक कि कुछ लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं बाबू, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, इसको आपको अच्छे से सीखना था। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है, आप देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको मैं चाहता तो कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी कर सकता था, लेकिन वहां पे भी एक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का जो आपको मैं वहां बताऊंगा, तो उससे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी इसको हम लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। अब मैं जरा समझाऊं कि ये सेल्फ का क्या मीनिंग है और बाकी चीजों का क्या मीनिंग है। आप जरा याद करो, जो आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताया था, तो उसमें आपको हमने ये कहा था कि 2 चार्जेस होंगे कम से कम, Q1 और Q2। तो जो 2 चार्जेस होंगे तब जाके इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आई थी, Q1 इंटू Q1 के Q1 Q2 बाई आर। ये पूरे सिस्टम का आया था, एक इंडिविजुअल चार्ज का नहीं आया था, पूरे सिस्टम का आया था। यहां पे क्या होने वाला है, सो देखो, मेरा क्या कहना है कि मान लो कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, तो पहला हम लोग लिख लेते हैं, ये आप हेडिंग दे देना, मैं इसको मिटा दूंगा, सेल्फ एनर्जी, या पोटेंशियली बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें अगर ये सेल भी हो तो भी चलेगा। सेल मतलब चाहे वो आपका सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो शेल, तो सेम ही चीज है बच्चों, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग रहेगा तो भी चार्जेस कहां पे रहेंगे, सरफेस पे। हॉलो रहेगा तो भी सरफेस पे। तो इन दोनों का सब कुछ आइडेंटिकल होता है, आपने देख रखा है, चाहे वो पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इनका हर एक चीज क्या होता है, आइडेंटिकल। तो ये एनर्जी भी आइडेंटिकल होगी। तो बच्चों देखो, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये हेडिंग दे दिया है आपने, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन हम लोग इसके लिए करेंगे। तो एक स्फीयर हमने ले लिया, मान लो ये स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये स्फीयर ले लिया, और सॉलिड कंडक्टिंग है या हॉलो कंडक्टिंग भी रहेगा तो भी चलेगा। तो जो भी चार्जेस दोगे वो सरफेस पे जाके रहेंगे। तो मान लो इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू। अब ये जो चार्ज आपने प्लस क्यू दिया वो इसके सरफेस पे है।
अभी क्या करना है मेरे को, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो थोड़े देर के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कि सर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 2 चार्ज सिस्टम चाहिए, एटलीस्ट 2। ये तो सिंगल है भाई, ये सिंगल नहीं है। सिंगल तो पॉइंट, अगर पॉइंट के फॉर्म में होता तो हम बोलते एक चार्ज। अगर यहां पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ये समझो ना कि ये ढेर सारे चार्जेस का बना हुआ है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो होता है, स्फेयर हो या रॉड हो या कंडक्टिंग प्लेन हो, तो आप उसमें ये मान के चलो ना कि ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का बना हुआ है, तो वो तो एक सिस्टम है, तो उसकी एनर्जी तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब चूंकि इन सभी पॉइंट से एक ही बॉडी बना हुआ है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, सेल्फ। यानी खुद के सारे पॉइंट की वजह से जो एनर्जी बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई बात समझ में? तो ये कोई तुमसे अगर तुमको कोई कंफ्यूज करे कि यार ये कैसे हो गया, एक ही चार्ज है क्यों, तो फिर ये आपका फिर एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे हो, तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि ठीक है एक ही चार्ज है लेकिन वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वहां ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो सिस्टम तो बन ही गया। ठीक है ना बच्चों? चलो अब इसका कैलकुलेशन करना है कि किसकी एनर्जी कितनी है। देखो एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, फॉर्मूला हम लोग के पास था डेल्टा यू इक्वल टू, चाहे तो माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ ही बोल दो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर तुम चाहो तो डब्ल्यू ई एक्स टी भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दोनों वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम और साइन जो होता है वो अपोजिट। तो इसका मतलब है हम लोग इसकी बात करते हैं, तो डेल्टा यू हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी। ठीक है, ये अपने दिमाग में सेट रखो। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो ये जो चार्जेस है इसके ऊपर हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अज्यूम करते हैं कि ये सारे चार्जेस जो इसको अभी दिए गए हैं, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये इनिशियली कहां पे थे, इन्फिनिटी पे। मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज आपका यहां पे था, है ना, यहां पे ढेर सारा चार्ज था, ये सब चार्ज एट, अब ये चलो ऐसे नहीं बनाते, हम लोग ये दिखा देते हैं कि इन्फिनिटी पे ढेर सारा चार्ज था, प्लस प्लस कर दिया एट इन्फिनिटी। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे चार्ज था और इन्फिनिटी पे तुमको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है बच्चों, जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो, सब तुम जानते हो। अब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से एक एक पॉइंट लाया गया छोटा छोटा, क्योंकि इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले इन्फिनिटी से एक छोटा सा चार्ज लेके आए, तो चार्ज छोटा सा चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, dq, समझ गए ना, dq लेके आए और लाके इसको दे दिया, फिर गए एक dq लेके आए, फिर गए एक dq को लेके आए। तो इस तरीके से दोस्तों ये धीरे धीरे इन dq को लाने से ये चार्ज होने लगा। आ रही है बात समझ में? एक बार में क्योंकि पॉइंट के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक एक dq लेके आओगे, एक एक dq लेके आओगे। तो मान लो एट एनी टाइम, जिसका मतलब है इस पे चार्ज धीरे धीरे जीरो से ग्रो होके कहां पहुंचेगा, कैपिटल Q तक। तो जीरो से कैपिटल Q तो डायरेक्ट पहुंचेगा नहीं, तो मान लो किसी समय बीच में पहुंच चुका है स्मॉल q, मान लो 0 से 10 तक पहुंचना है, तो बीच में 5 भी तो होगा, 6 भी तो होगा, तो इसके लिए हमने मान लिया कि 0 से q के बीच में एक बीच में यहां पे चार्ज आ चुका है स्मॉल q। अब तब तुम dq लेके आ रहे हो, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट assume charge on a sphere is q।
किसी टाइम पे स्फेयर पे चार्ज आप कितना अज्यूम कर लो, Q। अगर इस पे Q चार्ज हो गया बच्चों, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R, क्योंकि अभी Q चार्ज हो चुका है। तो सोचो कि इस dQ को इन्फिनिटी से, अब जबकि Q रख चुके हैं, याद रखना स्मॉल q यहां पे बिल्डअप किया जा चुका है। अब अगर फिर, क्योंकि हमको कैपिटल Q तक पहुंचना है तो और dQ लाना होगा, तो इस dQ को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो dW इज इक्वल टू जिस चार्ज dQ को ला रहे हो इंटू VF माइनस VI। आ रही है बात समझ में, VF माइनस VI, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चार्ज को अगर मूव करवाते हैं तो वर्क डन जो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फिर देखो यहां से ये हो गया dQ फाइनल पोटेंशियल, इस dQ को कहां से लेके आना है बच्चों, इन्फिनिटी से, रखना कहां पे है, स्फेयर पे। तो स्फेयर का पोटेंशियल कितना है, KQ/R। KQ/R क्यों, क्योंकि अभी तक इस पे स्मॉल q चार्ज आ चुका है, तो यहां का पोटेंशियल हो गया KQ/R और इन्फिनिटी का क्या है, 0। आ रही है बात समझ में बच्चों। तो इस तरीके से dQ जो हो गया वो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, KQ/dQ/R। ये जो dW निकल के आया बच्चों, यहां पे ध्यान देना, ये जो dW निकल के आया, दिस इज वर्क डन फॉर dQ चार्ज। अब सीधी सी बात है, आपने छोटा सा वर्क निकाला छोटे से चार्ज को लाने में, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल Q चार्ज लाने में जितना वर्क होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेट हो जाएगा तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल जब एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि यहां पे तो कोई चार्ज था नहीं, सारे चार्ज कहां पे थे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे तुम जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो इसका मतलब है फाइनल एनर्जी निकालने के लिए आपको टोटल वर्क चाहिए। अब टोटल वर्क तभी आएगा जब आप ऐसे ही छोटे छोटे वर्क को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके, अच्छा रेडियस कैपिटल आर है ना, रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल आर कर दो, इसको कैपिटल आर कर दो। चलो, तो अब स्पेस का थोड़ा दिक्कत है, आप फटाफट लिखो, मैं इधर मिटाऊंगा, ठीक है ना, इधर ये लिख लो, आप डायग्राम में रहने दूंगा, इसको मिटा देता हूं, ठीक है बच्चों, रब कर दूं मैं इसको। अब यहां पे देखते हैं, मेरे को टोटल वर्क चाहिए, तो बच्चों W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, सो W इक्वल्स टू, अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, K और R कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट और R बाहर आ गया, और अंदर हो गया स्मॉल q dQ। अब ये तो स्फेयर के ऊपर का चार्ज है, इस चार्ज की सबसे जब हमने स्टार्ट किया था उस समय तो स्फेयर पे कुछ भी चार्ज नहीं था, तो लिखेंगे लिमिट क्या, 0। और फाइनली जब इसके ऊपर टोटल चार्ज होगा तो टोटल अपने को कहां तक इसको पहुंचाना है, अपने को इसको पहुंचा देना है कैपिटल Q तक, तो अपर लिमिट क्या ले लेंगे, कैपिटल Q। तो देखो लिमिट 0 से Q कैसे लिया हमने, समझ में आई बात, क्योंकि स्मॉल q जो है इसके चार्ज को डिनोट कर रहा है, और इसकी चार्ज की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0, और फाइनल वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। तो ऑटोमेटिकली बच्चों W इक्वल्स टू K/R, एंड ये Q dQ हो जाएगा Q²/2, दिस इज Q²/2, लिमिट 0 टू Q। ठीक है बच्चों, अब 2 को आउटसाइड कर लो, एक बार Q रखो एक बार 0 रखो, तो फाइनली वर्क डन जो कैलकुलेट होके आ रहा है कैपिटल Q²/R 2R। कितना आराम से देखो ये वर्क डन आ गया, और जो वर्क डन आएगा बच्चों, जो वर्क डन आएगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल एनर्जी जो इसकी है UF माइनस 0 इक्वल टू वर्क डन, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा KQ²/2R, है ना। तो इस तरीके से आंसर हुआ UF इक्वल्स टू KQ²/2R। यहां मैं साफ साफ लिख देता हूं एक बार, ये लास्ट का आंसर है हमारा।
आंसर कितना आया? यूएफ यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? के क्यू स्क्वायर बाई 2r, या के की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हो। उस टर्म में हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 4π, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8πε0r। आज से आप कम से कम ये वैल्यू जरूर याद रखना कि एक हॉलो या सॉलिड दोनों में से कोई भी रहे, कंडक्टिंग स्फेयर की, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे ही रहना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, और सेल्फ क्यों वर्ड यूज है वो भी तुमको मैंने बता दिया, कितनी होती है? तो क्यू स्क्वायर अपॉन 8πε0r। ठीक है बच्चों, चलो इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से, सीक्वेंस में राइट डाउन करना। पहले इसको लिखा है मैंने, फिर इसको, और फिर लास्ट में ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों अब एक देखो, एक इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन एक प्रॉब्लम में मैं करके दिखाता हूं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब कल जो मैंने अर्थिंग में तुम्हें बताया था उस कॉन्सेप्ट का भी यहां पे थोड़ा सा यूज होगा। तो ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको आपने चार्ज दिया, तो चार्ज जो है इसके सरफेस पे चला गया, चार्जेस मौजूद है इसके सरफेस पे। चार्जेस कहां मौजूद हैं? सरफेस पे। ये रेडियस है इसका r। अब देखो ये है वायर, ये स्विच है ओपन, और इस सिंबल को तो खैर तुम अब पहचानते ही हो कि ये क्या होगा। ये अर्थिंग का सिंबल है, इसमें चार्ज दिया हुआ है Q, कंडक्टिंग स्फीयर है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ heat generated in connecting wire. Find the amount of heat generated in connecting wire. तो आपको कनेक्टिंग वायर में कितना अमाउंट का हीट जनरेट होगा वो बताना है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ओके बच्चों, तो एक बार आप ट्राई करो। चलो बच्चों, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। पहली बात कि ये क्यों पूछा गया कि हीट प्रोड्यूस होगा, तो तुम सुनो, कोई भी वायर, ये हालांकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे लेकिन हम लोग यहां भी पढ़ सकते हैं, कोई भी वायर, कोई भी कंडक्टर जिसमें आपका चार्ज फ्लो करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब चार्ज फ्लो करेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो आपस में भी टक्कर करते हैं और लैटिस से भी टकराते रहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से बोलते हैं। तो फिलहाल तुम्हें यह समझना होगा कि जब किसी वायर में जब कभी भी चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो का क्या मतलब लोगे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उनकी आपस में भी टक्कर होगी और वो लैटिस से भी टकराएंगे, और ये जो कॉलिजन्स होंगी, टक्कर यानी कॉलिजन्स, तो इसके दौरान उनकी एनर्जी वेस्ट होगी, यानी उनकी एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में? तो हीट के फॉर्म में। तो इतनी सी बात अभी तुम्हें दिमाग में रखनी है कि जब वायर में, किसी भी वायर में जब आपका चार्ज फ्लो करेगा तो वहां पे हीट का प्रोडक्शन होगा। समझ गए बात को? चलो ये हो गया समझ। तो अब देखते हैं कि यहां हमसे पूछा गया
कि जब हमने इस वायर को कनेक्ट किया तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक बात पक्की है कि जब आप कनेक्ट करोगे, है ना, तो जरूर यहां पे चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो आप जस्ट प्रीवियस लेक्चर को याद करो। पिछले दिन किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम लोग अर्थ करते थे तो उसका सारा चार्ज फ्लो होके ग्राउंड में चला जाता था या नहीं चला जाता था। तो कहने का मतलब है कि इसको कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये सारा चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक्चुअल में कैसे होगा वो तुम्हें पता है कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पूरे चार्ज को जीरो कर देंगे। तो फाइनली क्या होगा कि ये सारा चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो चार्ज खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये चार्ज जो पहले था अब नहीं है। इसका मतलब वायर में जो है चार्ज का फ्लो हुआ, और चार्ज का अगर फ्लो हुआ तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस्ड, वो क्यों हुआ बच्चों? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन से। ठीक, अब ये हीट कितना फ्लो होगा? तो सीधी सी बात है, एनर्जी कहीं और से तो आएगी नहीं। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सीधी सी बात है, जो हीट एनर्जी होगी, H को हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं, हीट एनर्जी। H को हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? हीट डेवलप्ड। कितनी हीट डेवलप होगी? तो भैया ऐसा है कि कोई बैटरी या कोई और एनर्जी का सोर्स तो है नहीं। जो एनर्जी इस स्फीयर के पास होगी, आखिर वही एनर्जी तो हीट के फॉर्म में होगी। तो यानी कि H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U। यानी इस स्फीयर की एनर्जी में जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, वो हीट के फॉर्म में तुम्हें दिखेगा। और डेल्टा U हो जाएगा UF माइनस UI, है कि नहीं? अब चूंकि यहां लॉस हो रहा है, हीट आपका डेवलप हो रहा है, तो हीट डेवलप हो रहा है यानी हीट का लॉस हो रहा है। तो यहां पे हम लोग माइनस लगा देंगे, लॉस मतलब नेगेटिव, और वो माइनस से क्या हो जाएगा? UI पहले आ जाएगा और UF क्या आ जाएगा बाद में, क्योंकि ये क्या है? लॉस। ठीक है ना भाई? क्यों U इनिशियल आगे किए समझ में आया? क्योंकि ये चेंज क्या है? लॉस। तो यहां एक माइनस आएगा ही। अब इनिशियली तो देखो, इस स्फीयर के पास इनिशियली कितनी एनर्जी थी? तो अभी हमने कैलकुलेट किया, जो इसकी सेल्फ एनर्जी है वही तो इसकी इनिशियल एनर्जी है, दैट इज Q स्क्वायर्ड अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इसकी इनिशियल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और फाइनल कितनी होगी? तो फाइनली इसके ऊपर तो कोई चार्ज रहना नहीं है। तो जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Q का वैल्यू 0, तो फाइनल हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि Q स्क्वायर्ड अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस 0। तो अल्टीमेटली Q स्क्वायर्ड अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब कि जो एनर्जी इस स्फीयर के पास सेल्फ पोटेंशियल के फॉर्म में थी, वो एनर्जी इस वायर में हीट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। तो आपको यहां पे ये जस्ट रिमेंबर याद रखना है कि जब कभी भी चार्ज का फ्लो होगा किसी वायर में, जब कभी भी चार्ज का फ्लो होगा किसी वायर में, तो वहां पे हीट डेवलप करेगा। और वजह तुमको मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन। ये सारी बातें जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखेंगे, है ना? लेकिन अभी बीच में यूज आ गया। और एक बात और, यहां जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनिशियल में से फाइनल क्यों, क्योंकि हीट वही होगा जो डेल यू में लॉस होगा, एंड लॉस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में तो डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इनिशियल आगे फाइनल पीछे। ओके बच्चों, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन बोल लो, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ब्रैकेट में लिख लो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। एक बार मैं कैमरा में देख लूं, वाला कट तो नहीं रहा, ओके ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट किए कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या हॉलो कंडक्टिंग का, उसमें क्या फायदा था हम लोग के पास कि सारा चार्ज सरफेस पे था। अब ये क्या है बच्चों, ये आपका एक स्फीयर अगर मान लो ऐसा है, तो आप जस्ट याद करो कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज तो बच्चों पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा, कहां पे होगा, पूरे वॉल्यूम में, ओके, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरीके से, और चार्ज हो गया Q। तो अब सवाल है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुम कैसे निकालोगे। तो देखो जवाब बहुत सिंपल है, जिस तरीके से उस केस में याद करो हमने क्या किया कि एक dq चार्ज को इन्फिनिटी से स्फीयर तक लाया, और उसको लाने में जो वर्क डन हुआ डेल्टा W, सॉरी dW, वो dW हमने कैलकुलेट किया और प्रॉपर लिमिट के साथ 0 से Q के साथ उसको हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट। लेकिन वहां पे क्या था ना कि स्फीयर आपका r रेडियस का था और उसके सरफेस पे लाके रख देना था। यहां पे बच्चों चार्ज केवल सरफेस पे नहीं रखना है बल्कि हर एक पॉइंट पे रखना है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो दिमाग लगाते हैं। पहली बात सुनो, जैसे वो जो स्फीयर था उसमें सरफेस पे सिर्फ चार्ज था, तो पूरा स्फीयर था, सरफेस पे लाके रखना था। यहां पे तुमको हर एक पॉइंट पे रखना है, तो इसमें क्या सोचना होगा, थोड़ा टफ है ना, टफ है ये, थोड़ा दिमाग लगाना मेरे साथ। जैसे देखो कि सबसे पहले एक 0 रेडियस का स्फीयर हम लोग बनाएंगे और इसको कुछ चार्ज देंगे, फिर इसके ऊपर एक परत चढ़ाएंगे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, यानी ये ढेर सारे हॉलो स्फीयर्स को चार्ज चिपकाते चले जाएंगे, चार्ज चिपकाते चले जाएंगे, और तब जाके ढेर सारे हॉलो स्फीयर्स के मिलने से हमारा ये बन जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर 0 से लेके r रेडियस तक के ढेर सारे हॉलो स्फीयर्स का बना हुआ है, और ये सारे हॉलो स्फीयर्स अगर चिपक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉलिड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, मतलब इसको बनाने के लिए आपको 0 रेडियस से लेके r रेडियस तक के ढेर सारे हॉलो स्फीयर्स को चिपकाते हुए चले जाना है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? तो एक काम करते हैं, तो 0 से r तक का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो सीधा 0 से r तक तो पहुंचेंगे नहीं, तो मान लेंगे किसी समय x रेडियस का स्फीयर बन चुका है। तो आप एक काम करो, ये डायग्राम पहले आप बना लो, ये मत बनाना, ये डायग्राम पहले आप बना लो, इसको पहले बना लो। ये फाइनली हम लोग को यहां तक अचीव, यहां तक पहुंचना है, ओके, ये हमारा फाइनल डायग्राम होगा। क्लियर है? अच्छा, एक इस डायग्राम बनाने के साथ एक चीज मैं पहले ही लिख देता हूं, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, चूंकि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4 पाई r3। ये आपने डायग्राम बना लिया, चलो ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, आपने बना लिया इसको, ठीक। चलो अब देखो क्या करते हैं। तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी हमने इन्फिनिटी से, अच्छा ये जो सारे चार्जेस लेके आएंगे हम लोग कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। तो इन्फिनिटी पे पहले सब चार्ज था, क्यों का कहां पे था, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, अब पोटेंशियल भी क्या होती है, 0। ठीक, अब इनको लाके अभी तक हमने एक स्फीयर बना लिया है x रेडियस का। कितने रेडियस का बच्चों, x रेडियस का। तो सीधी सी बात है, x रेडियस का बना लिया है,
ये x रेडियस का स्फीयर बन चुका है। ठीक, अच्छा ये x रेडियस का जो स्फीयर बन चुका है, इस पे चार्ज कितना आ चुका होगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा तो वो निकाल लेते हैं। तो वो चार्ज हम मान लेते हैं q, स्मॉल q। कितना मान लिया हमने, स्मॉल q। स्मॉल q की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो स्मॉल q इज, सॉरी ये रो हो गया, स्मॉल q इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 4/3 पाई एक्स क्यूब। इसकी वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी से, और डेंसिटी दिया गिवन है यहां पे, तो डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे तो क्यू मिल जाएगा अपने को। तो 4/3 पाई एक्स क्यूब, और डेंसिटी हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई, तो व्हाट यू विल गेट, क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। तो इस स्फीयर पे, जो स्फीयर बन चुका है हमारा एक्स रेडियस का, उसके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, और उस स्मॉल क्यू की वैल्यू तुम यहां पे देख रहे हो। चलो अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पतला सा परत लगाया, यहां से हम लोग dq चार्ज लेके आए, और ये जो dq चार्ज लेके आए एक हॉलो स्फीयर के रूप में, जो इसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया हमने। देखो ध्यान से देखो, इस dq चार्ज को इसके ऊपर हमने चिपका दिया, ओके, जिससे इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई, बहुत छोटा दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको, dx थिकनेस बढ़ गई। तो ये dq चार्ज को इस dx थिकनेस में लाके रख दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे इस dq को लाने में वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चों dw इक्वल्स टू dq इंटू vf माइनस vi, फिर लिखेंगे dw इक्वल्स टू dq और vf फाइनल पोटेंशियल। तो आप इसको, इस dq को इसके सरफेस पे चिपका रहे हो, तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के सरफेस पे, याद करो बच्चों फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, कितना पोटेंशियल होता है, तो वो तो पोटेंशियल जितना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के सरफेस पे आपको याद होगा k/r, आप जाके कॉपी चेक कर लो, लिखा हुआ है आपको। तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है जिसका रेडियस x है, जिसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा k, और चार्ज को कितना है, स्मॉल q डिवाइडेड बाई x। ध्यान से इस डेरिवेशन को आप 4-5 बार रिप्ले करके देखेंगे, तब जाके आपको ये क्लियर होगा, समझे ना। मेरी सारी बातों को 2-3-4 बार देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3-4 बार देखेंगे तो क्लियर होगा। तो फाइनल पोटेंशियल हो गया k/x, और इनिशियल इंफिनिटी से लेके आए, ठीक है। तो इस तरीके से dw इक्वल्स टू कितना आ गया, k/q dq बाई x, ये हो गया dw। अच्छा dq की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब उसमें भी दिमाग है। देखो dq जो चार्ज है वो इस पतले से परत में डाला गया है ना, ये जो थिकनेस देख रहे हो इस वॉल्यूम में डाला गया है, dx थिकनेस में। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बहुत सिंपल है। देखो ये एक, इसका थिकनेस है dx, और इसका अगर एरिया निकाल लें तो ये तो स्फीयर है, तो सीधी सी बात हो गई, dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो, यानी डेंसिटी ऑफ चार्ज, अब मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये जो आपका ऊपर से जो तुमने परत चिपकाया है उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसका रेडियस कितना होगा x, और थिकनेस कितना है dx। तो सीधी सी बात है, ये जो पतला सा परत है इसमें जो dq चार्ज होगा, तो dq इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे मैंने निकाला, समझ में आई बात ना। इसका एरिया हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है dx। चलो फिर लिखते हैं dq, अब रो के जगह क्या लिखेंगे,
रो की जगह फिर से आपको यही लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करोगे, यहां पे 4 पाई कैंसिल कर दो और 3 ऊपर चला गया, तो ये कितना आ गया, 3q एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये आ गया dq का वैल्यू। बच्चों इसको आप ना ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या किया है, मैंने एक स्फेयर के ऊपर एक पतला सा छिलका, जैसे होता है ना फ्रूट्स के ऊपर में पतला सा उसका कवर होता है, ये कवर है और कवर का एरिया हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस हो गया dx। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया dq। अब देखो यहां पे अब वैल्यूज रखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो वैल्यूज रखते हैं बच्चों। तो वैल्यूज में हमने क्या रखा, k। अब q का वैल्यू कितना है था आपका, देखो q एक्स क्यू बाई आर क्यू, ध्यान रखना q का वैल्यू क्या है, q एक्स क्यू बाई आर क्यू, तो k q एक्स क्यूब, ध्यान से देख लो, अब बाई आर क्यूब, तो ठीक है नीचे लिख देंगे आर क्यूब, और एक x नीचे पहले से है, ध्यान से कोई चीज छूट ना जाए। फिर dq की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा देखो इतना बड़ा, तो वो क्या होगा बच्चों, इंटू 3q इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, ओके dx, और डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब यहां से बहुत सारी चीजें कटेंगी भी, जैसे कि बहुत सारी तो नहीं कटेंगी, एक दो कटेगा ही, एक x से पावर इसका कट जाएगा, ओके। तो देखो फाइनली ऊपर में क्या बचा, तो dw, अब हो गया काम, अब ज्यादा घबराने का नहीं है, अब तो बस सॉल्व हो गया। तो dw इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, dw इक्वल्स टू हो गया 3q, सॉरी पहले k लिख देते हैं, 3kq स्क्वायर, 3kq स्क्वायर, और क्या बचा बच्चों, यहां पे x और यहां पे x क्यूब, तो x टू द पावर 4, ओके, इंटू dx डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर क्यू, r का पावर 6। ये छोटा सा वर्क डन मिल गया, तो ये छोटा सा वर्क डन मिला dx थिकनेस बढ़ाने में, ठीक है। और ये थिकनेस हमें कहां से कहां बढ़ाना है, 0 से लेके r तक, तो उसमें कितना वर्क डन होगा, तो x की वैल्यू 0 से r तक करने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ बस इसको वर्क डन, नेट वर्क डन हम लोग को निकालना होगा। तो बच्चों एक बार आप इस डायग्राम, ये सब कुछ लिख लो, डायग्राम छोड़ के मैं बाकी सारी चीजों को रब कर दूंगा, आप इत्मीनान से अच्छे से एक बार आप लिखो इसको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बार बार सुनना, एक बार इसको लिख लो आप। तो बच्चों अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम है। अब इस स्फेयर जिसका रेडियस x हो चुका है, उसके dx थिकनेस को बढ़ाने में हमने यहाँ पे इसी dq को लाके रखा है जो इसके इसमें है, इसको हम लोग एक्सटेंड करते बार बार चिपकाते जाएंगे और फाइनली ये हमारा जो है स्फेयर पूरा तैयार हो जाएगा, है ना बच्चों। फाइनली हमारा ये स्फेयर तैयार हो जाएगा जिसका रेडियस कितना होगा r, यानी ये हमारा यहां तक हमको पहुंचना है, क्लियर है, यहां से हमको फैला के यहां तक पहुंचाना है, यहां तक चिपका के पहुंचाना है। तो ऐसा करने में टोटल वर्क कितना होगा, तो सीधी सी बात है W इक्वल्स टू dw का इंटीग्रेशन लगाओगे। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर ले लो, तो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हो गए, 3kq स्क्वायर, और नीचे में हो गया r टू द पावर 6, इनसाइड क्या रह गया x टू द पावर 4 dx। अब लिमिट कहां से कहां लोगे दोस्तों, 0 टू r, क्योंकि सबसे छोटा जो कटिंग होगा वो छोटा स्फीयर होगा, और फिर यही साइज बढ़ते बढ़ते r तक पहुंच जाएंगे। तो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो x टू द पावर 5 बाई 5 को आगे ले लो, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल, याद रखना ये वर्क डन एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, हमेशा वही निकालते हैं हम लोग, kq स्क्वायर बाय r टू द पावर 6, और 5 भी बाहर आ गया, 5 कहां से आया समझ में आया ना, तो
अब यहां देखो, एक बार x की जगह r रखोगे तो r का पावर 5 माइनस 0, ये 5 कैसे आया? x के पावर 4 में से एक ऐड करोगे तो x का पावर 5, तो x की जगह r रखेंगे तो r का पावर 5, एक जगह x की जगह 0 रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे जो 5 आगे आ गया। तो अल्टीमेटली देखो बच्चों, ये WEXT आपका जो कैलकुलेट होके आया, तो r का पावर 5 यहाँ r का पावर 6, देखो और छोटा हो गया, तो 3kq स्क्वायर अपॉन 5r। अगर q को हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे तो आ जाएगा 3q स्क्वायर बाई 4, तो देखो 4 इंटू 5 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये कैलकुलेट होके आया एक्सटर्नल वर्क डन, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल्स टू WEXT, तो UF माइनस UI इक्वल टू WEXT के नाम पे ये लिख दो 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और UI तो क्या है? 0। UI 0 क्यों है? क्योंकि इनिशियली ये सिस्टम कहां पे था? इन्फिनिटी पे। तो इस तरीके से बच्चों एक आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग है, उसकी एनर्जी आ गई कितनी? उसकी एनर्जी आ गई 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हम लोग यहां चाहें तो लिख दें थोड़ा फ्रेश, सो सेल्फ एनर्जी तो या इक्वल टू 3q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये u इक्वल्स टू आ गया। तो बच्चों आप देखो, अब मान लो इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन तो बोर्ड में आने का चांस कम है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट आप ना ये रिजल्ट याद रखो। क्या रिजल्ट याद रखोगे? तो देखो, सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग का तो बहुत सिंपल था, q बाई 8 पाई q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन इसका क्या कैलकुलेट हो गया आया? 3q स्क्वायर 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप वैल्यूज को याद रखना, इसको हम लोग यूज करेंगे जब प्रॉब्लम आएगा, कम से कम इसको याद रखना। सवाल है कि ये कंपटीशन में आएगा कैसे? जैसे देखो क्या हुआ, कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा तुमको कि एनर्जी कितनी है, और कभी कभी ये आएगा कि इस पूरे स्फीयर को पूरी तरीके से तोड़ के इंफिनिटी तक अगर हम लोग फेंक दें, मतलब समझ लो मेरी बात को, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पहले था, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के बिखर जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो सीधी सी बात है, जो एनर्जी उसके पास रहेगी वही रिलीज होगी। तो आप आंसर क्या कर दोगे? 3q स्क्वायर्ड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा एक बात और, यहां एक मिस्टेक और मत करना, जैसे सॉलिड कंडक्टिंग को भी हमने अर्थिंग किया था, है ना, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, तो उसमें जो हीट जनरेट हुआ था उसको सेल्फ एनर्जी के इक्वल कर दिया था। फिर आप कहोगे कि सर यहां भी इसको भी अर्थिंग कर देंगे, तो बेवकूफों इस बात को जरा दिमाग में रखो, ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग, है ना। क्या है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग का मतलब है क्या इसको आप अर्थिंग कर सकते हो? नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में कुछ भी कर देना। अगर इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अर्थिंग करके क्वेश्चन पूछे तो आंसर लिख देना जीरो हीट, कोई हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि अर्थिंग किसकी की जाती है? कंडक्टर्स की। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें यही आपसे पूछ सकता था जो मैंने आपको बोला कि ऐसे स्फीयर्स को और तोड़ के अगर इन्फिनिटी पे फेंक दे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप ये आंसर कर सकते हो। आई बात समझ में बच्चों? तो कई तरीके से इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, और आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे कि कैसे कैसे हमने क्या कैलकुलेट किया, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों इसके अलावे हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हीट की बात हुई थी, हीट डेवलप की बात हुई थी, तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम करके तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया हम लोग के पास कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इसकी रेडियस r है और एक दूर में रखा हुआ है ना, आप ये मान के चलना काफी डिस्टेंस पे रखा हुआ है।
और इसकी रेडियस जो है वो 2r है। इस पे चार्ज q दिया हुआ है प्लस q, और इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस 4q। इन दोनों के बीच में एक वायर है, ठीक है। इनिशियली ये स्विच ओपन है, तो तुम्हें क्या कर रहा है, फाइंड द हीट डेवलप्ड इन connecting wire and the final charges on the sphere after closing the switch। तो दोस्तों देखो, ये स्विच इनिशियली ओपन है और फिर क्या हुआ कि स्विच को क्लोज किया गया। तो तुम्हें बताना है कि इसमें इस वायर में कितना हीट डेवलप हुआ, साथ ही साथ ये भी तुम्हें बताना है कि इन पे फाइनल चार्जेस क्या होगा, और ये अज्यूम करना है कि ये बहुत दूर में। तो पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो, और हो सके तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, अन्यथा मैं बताऊंगा कि क्या होगा। और ये दोनों ही दोस्तों कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। कैसे स्फीयर्स हैं? कंडक्टिंग। तो आप इसको सॉल्व करो, ट्राई कर लिया आपने एक बार? चलो ठीक है, मैं बताता हूं, मिटा दूं मैं। पहली बात कि आखिर स्विच क्लोज करने पे यहां हीट क्यों डेवलप होगा। तो आपको मैंने बताया कि हीट तभी डेवलप होता है जब चार्जेस का फ्लो होता है, और चार्ज तभी फ्लो करते हैं जब दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को, ये इनिशियल डायग्राम है, ये फाइनल डायग्राम है अपना, ओके। एक बात सोचो कि तुम्हें बताया गया कि जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि उनकी पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये बात पक्की है कि फाइनली इसका पोटेंशियल अगर V होगा तो इसका भी V होगा, क्योंकि तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इनिशियली मान लो भी डिसकनेक्टेड है तो इसकी पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल V2 है, ओके। अब V1 कितनी है तो देख लो, तो V1 हो जाएगी आपकी, इसके सरफेस पे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा KQ/R। V2 कितनी होगी भाई, तो V2 हो जाएगी K × 4Q/2R। तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होके आपका 2KQ/R। तो तुम देख सकते हो बच्चों कि V2 ग्रेटर है V1 से, मतलब 2 की पोटेंशियल 1 से क्या है, ज्यादा है ना। बात सही है ना, 2 की पोटेंशियल 1 से ज्यादा है। तो जब कनेक्ट करोगे तो तुम्हें पता है कि जो चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज, ऐसे सच्चाई तो इलेक्ट्रॉन चलता है, रियल में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग यहां ये सोच सकते हैं, इससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कि जब ये स्विच क्लोज हुआ होगा तो प्लस Q चार्ज इस V2 यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया होगा, क्योंकि प्लस चार्ज की ये खासियत होती है कि वो हाई पोटेंशियल से कहा जाता है बच्चों लो पोटेंशियल। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे कुछ चार्ज निकल के यहां पे आई होगी। तो ऐसा करते हैं कि इससे जब कुछ चार्ज इस पे आया होगा तो इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1, और इस पे चार्ज हम मान लेते हैं Q2, है ना। चार्ज इससे क्यों फ्लो हुआ, ताकि इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। क्लियर है? तो चलो, अच्छा एक बात और, एक तो ये हो गया कि ये कनेक्शन की वजह से दोनों का पोटेंशियल सेम क्यों हुआ। दूसरी बात, अगर इन दोनों को आपने सिस्टम मान लिया है तो इनिशियली दोनों को अगर एक साथ देखें कितना चार्ज है,
तो Q और 4Q तो हो गया 5Q। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन से, तो ये बात पक्की है दोस्तों कि Q1 और Q2 यानी इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू 5Q। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आया बच्चों? दूसरा इक्वेशन आ गया कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो वहां से देखो क्या लिखेंगे, यहां से देखो इसका रेडियस कितना है r और इसका रेडियस कितना है 2r। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका क्या, k Q1 अपॉन r, इसकी पोटेंशियल जो कि v के बराबर होगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू इसकी पोटेंशियल, और उसकी पोटेंशियल कितनी होगी k इंटू 2 क्यों लिख दिए हम लोग, 2 नहीं लिखना है, k इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, अब देखो यहां पे k r कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, 2Q1 इज इक्वल टू Q2। तो इस तरीके से Q1 और Q2 में एक रिलेशन आ गया। अब देखो कितना इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखो यहां पे Q2 की जगह आप रख सकते हो 2Q1, तो Q1 प्लस 2Q1, ओके, Q2 की जगह हमने रख दिया 2Q1 इक्वल टू 5Q। तो दोस्तों इस तरीके से Q1 इक्वल टू 5Q बाई 3, ये Q1 की वैल्यू आ गई। मतलब इसकी चार्ज आ गई और इसकी भी चार्ज कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? तो Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो भाई Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो Q2 किसके इक्वल है, देखो Q2 इक्वल्स टू क्या है 2Q1, तो सीधी सी बात है वो हो जाएगा 10Q बाई 3। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इसने कहा था कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच दोनों पे कितने कितने चार्जेस होंगे, तो Q1 की वैल्यू आ गई 5Q बाई 3 और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 10Q बाई 3। तो इस तरीके से आप देखो यहां हमने दो कॉन्सेप्ट लगाया, एक लगाया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है बच्चों वो ये यूज किया है कि कनेक्शन के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक चीज और पूछा गया है, इस दौरान हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो सीधी सी बात है, इनिशियली इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी, वो निकाल लो, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और इसमें से उसको सबट्रैक्ट करना, क्योंकि लॉस जो होगा, लॉस जब बोलेंगे तब इनिशियल में से फाइनल, वो लॉस हीट के बराबर होगा। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको यहां तक आधा मिटा के बाकी मैं करता हूं। आप जल्दी से लिख लो एक बार इसको, वीडियो पॉज करो, आप लिख लो इसको। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, हम लोग इसको रब करते हैं, मिटाते हैं। तो यहां पे क्या करना, अपने को हीट लॉस निकालना है। तो हीट लॉस निकालना है, तो हीट लॉस के लिए हम लोग बहुत सिंपल एक दिमाग लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। हीट लॉस, तो हीट लॉस के लिए देखो बच्चों सीधी सी बात है, UI माइनस UF। अब इनिशियली इन दोनों की एनर्जी को हम लोग लिखेंगे। तो आज ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से याद करो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है K Q स्क्वायर अपॉन 2R, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना भाई, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था सॉलिड कंडक्टिंग के लिए। और इसके लिए 4Q का स्क्वायर अपॉन कितना है ये रेडियस 2R। तो ये 2 तो फॉर्मूला वाला है, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4R। ओके ठीक है, ये हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल देखो, फाइनल के लिए क्या लिखोगे,
के Q1 का स्क्वाड, ठीक है, के Q1 का स्क्वाड बाई 2R प्लस के Q2 का स्क्वाड बाई 4R। यहां 4 क्यों हो जा रहा है? एक 2 फॉर्मूला वाला और एक तो एक इसका रेडियस कितना है 2R। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब ये सॉल्व आप खुद कर लेंगे। यहां Q1 का वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगा हीट लॉस। जो हीट यहाँ पे लॉस हुआ होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ एनर्जी पढ़ने से ऐसे क्वेश्चंस आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कर लेंगे। तो आप आज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग काम करेंगे। तो आप अच्छे से, है ना, सेल्फ एनर्जी के सारे फॉर्मूलों को और कहाँ कहाँ हमने क्या यूज किया उसको आप ढंग से देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा।